हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग रेगुलर व्लॉग जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो सबसे पहले कुछ किचन की टिप्स हम यहाँ पर शेयर करूँगी। जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो वही शेयर कर रही हूँ। कई बार कमेंट्स आते हैं ना कि ये कैसे किया, वो कैसे किया, तो मैं सभी अलग अलग ब्लॉग्स के जगह पे एक ही जगह पे यहाँ पे डाल दूँगी ताकि आप चेक कर सको। तो सबसे पहले ये कैबेज और कॉलीफ्लावर ऐसी कई सारी वेजिटेबल्स होती है जिसमें पेस्टिसाइड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसे हमें थरोली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। स्किन का जहाँ पे निकाल सके ऐसी वेजिटेबल्स हो तो अलग बात है, पर यहाँ पे तो पत्ते ही हैं। तो इसे क्या करना है, बेकिंग सोडा और पहले तो वॉश कर लेना अच्छे से 2-3 टाइम्स वाटर में। फिर बेकिंग सोडा और विनेगर वाले पानी में 15 टू 30 मिनट्स तक मिनिमम इसे डीप करके रखना है। उसके बाद रेगुलर वाटर से वॉश कर लेना है अच्छे से। फिर इसका हम यूज़ करेंगे। जब टच करेंगे ना चॉप करने के बाद, इस तरह से क्लीन करने के बाद, तो हमें फील भी होगा कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। इसमें पेस्टिसाइड्स ही नहीं, बहुत सारे डर्ट और कीड़े भी होते हैं जो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे अच्छे से इस तरह से क्लीन करके आप बनाएँगे ना, तो हम जितना पॉसिबल हमसे हो सके इतना जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो ख़राब चीज़ें होती हैं वो इसमें से निकाल सकते हैं। तो भिंडी हो गई या इस तरह की कोई भी जिसकी हम छिलके नहीं निकाल सकते, तो इस तरह से वॉश कर लीजिए। फिर इसकी चाहे सब्ज़ी बनाइए या सांभर बनाइए, तो सब्ज़ी बनाना तो सभी बनाते हैं सब्ज़ी इसकी। तो सांभर बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। तड़का लगा के सिर्फ़ इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट्स मैक्सिमम 3 मिनट्स इसे कुक करना है और बस ये सर्व कर देना है, तो सांभर रेडी हो गया। सैलेड भी इसी तरह से सांभर के जो बनाए उसी तरह से बना सकते हो। सब्ज़ी बनाने के लिए थोड़ी-सी और कुक करना पड़ेगा क्योंकि सांभर थोड़ा-सा कच्चा ही होता है कैबेज वाला। इसमें मैंने यहाँ पे टोमेटो, पीस जो भी पसंद आए वो डाल दीजिए और एक हेल्दी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और स्पिनच को कई हम पालक पनीर बनाते हैं ना, तो ये दूसरी वाली चीज़ है। जो पालक पनीर बनाते हैं ना, कई बार होता है ना ग्रीन कलर की नहीं रहती। जो मेहंदी का कलर आता है ना, उस तरह का कलर का हो जाती है पेस्ट। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो ब्लांच करना है। ब्लांच करने के लिए सिर्फ़ 2 मिनट्स ही हमें गर्म पानी में रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स ले लिया है, उसके अंदर मैं डालूँगी मैं विनेगर 1 स्पून जितना और यहाँ पे ठंडा पानी डालेंगे। तो पानी हमें एकदम चिल्ड वाटर चाहिए यहाँ पे, तो आइस क्यूब डालने से ये हो जाएगा चिल्ड। 2 मिनट्स इसे ब्लांच किया, फिर क्विकली पानी में इसे डाल देंगे यहाँ पे और पानी में डिप करके सिर्फ़ 1-2 मिनट ही रखना है और फिर ये ठंडा हो जाए, जो डाला है ना स्पिनच वो, उसके बाद पानी में से निकाल देना है। फिर आप इसे चाहो तो फ्रिज में स्टोर करके रखो, पेस्ट बना के भी रख सकते हो या फिर इसे इसी तरह से निकाल के रखो। और ये तीसरी वाली चीज़, जो आज मसाले हम लोग बाहर से बहुत सारा लाते हैं रेडीमेड, तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ होती है जो हमें नहीं चाहिए। या फिर ऐसा होता है ना कि गरम मसाले में कई बार बहुत ज़्यादा स्पाइसी आ जाता है, तो बहुत सारा स्पाइसी भी नहीं चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर गरम मसाला हो, खड़ा मसाला, वो हमें कम चाहिए होता है। तो घर पे अपने पसंद के हिसाब से सब चीज़ें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। इस तरह का गरम मसाला रेडी करके रखेंगे ना, तो ये मल्टीपर्पज़ है, किचन किंग मसाला जैसा हो जाएगा। तो इसमें क्या-क्या डाला है तो वो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इसे लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है इसे। इसे बेसिकली रोस्ट नहीं करना है, इसमें से जो मॉइस्चर होता है वही निकाल देना है और एकदम रोस्ट हो जाए, उसके बाद यहाँ पे कसूरी मेथी और डाला है मैंने पॉपी सीड्स। तो ये बहुत ही हीट सेंसिटिव होता है, तो उस स्टेज पे एंड में डालेंगे, फिर स्टव को कर देंगे बंद। जैसे ही डाला लो फ्लेम पे ही स्टव था और डालने के बाद 1-2 बार इस तरह से टॉस किया, फिर बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ पे मैंने ड्राई जिंजर पाउडर डाला है, मेथी के दाने और डाला है टर्मरिक पाउडर, थोड़ा-सा सॉल्ट और जाएगी हींग। बस इसे ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद इसको हम ग्राइंड करके भर लेंगे। तो बहुत सारी रेगुलर हमारे रूटीन की जो सब्ज़ी या दाल ऐसी चीज़ें बनानी होती है, इसमें बहुत ईज़िली यूज़ हो जाता है। तो ये मल्टीपर्पज़ बोल सकते हैं और जैसे मैंने बोला ना, जो चीज़ें कम ज़्यादा चाहिए उसको कम ज़्यादा कर दीजिए, फिर हो गया रेडी। तो बहुत ही यूज़फुल हो जाता है ये मसाला। और नेक्स्ट चीज़ है कई सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसकी जो स्किन निकाल, वैसे स्किन के एरिया में ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। तो ग्रेप्स में और ऐसी चीज़ों में बहुत सारा पेस्टिसाइड्स होता है। तो ऑर्गेनिक लाए तब भी क्या करना है, इसे पहले 2-3 बार वॉश कर लीजिए, फिर यहाँ पे मैंने डाला है विनेगर और थोड़ा-सा बेकिंग सोडा। इसके अंदर 15 मिनट्स तक मिनिमम डीप करके रखना है और यहाँ पे पानी ठंडा लेना है।
और 50 मिनट्स के बाद इसे हमें अच्छे से इस तरह से थोड़ा-सा रब कर के वॉश करना है, तो जो भी पेस्टिसाइड्स बाहर की साइड हो वो सब निकल जाएँगे, जो अंदर गया हो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ड्राई करके रेगुलर वाटर से वॉश कर लो, फिर यूज़ करो। तो इस तरह से हम जितना पॉसिबल हमसे हो उतना इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी हो। डर्ट भी बहुत सारा निकल जाता है, तो ग्रेप्स हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, बेरीज़ ऐसी चीज़ें होती है ना, उसमें पेस्टिसाइड्स अच्छा खासा होता है, तो बाहर का जो लेयर पे लगा हुआ है, स्टिक हुआ होता है, वो सब इस तरह से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे किचन की, वो है ये कास्ट आयरन की चीज़ें। वैसे कास्ट आयरन के बर्तन यूज़ करना बहुत ही यूज़फुल होता है किचन के लिए, और स्टेनलेस स्टील से तो बेटर ही रहता है कई सारी चीज़ों में। स्टेनलेस स्टील में कुक करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर कास्ट आयरन में क्या होता है ना, कई सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ती है। तो कास्ट आयरन में सबसे पहले तो इसको ऑयलिंग करके रखना ज़रूरी होता है, तो जितनी बार यूज़ करो, ईच एंड एवरी टाइम उसको यूज़ करने के बाद इस तरह से ऑयलिंग करना है। और ऐसा नहीं कि जिस तरह आप कुक करो उसी तरफ नीचे की साइड पे, हैंडल पे, सभी जगह पे, तो इसको जंक नहीं लगेगा। और इसको वॉश कैसे करना है, तो वॉश करने के लिए पहले तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि ये गर्म हो ना, तो कभी भी इसे वॉश नहीं करना। पहले इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। आपने कुछ कुक किया तो रूम टेम्परेचर इसे अपने आप आने दीजिए। गरम-गरम में ऐसा नहीं कि ठंडा पानी डाल के इसे टेम्परेचर डाउन कर दीजिए, ऐसा मत करना। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे ये आए, उसके बाद इसको बहुत हार्ड स्क्रब नहीं हो, ऐसा सॉफ्ट स्क्रब से क्लीन करना है। फिर ऑयलिंग करके इसे सोक करके रख देना है, तो आपकी एकदम नॉन स्टिक जैसी वर्क करेगी। अब नेक्स्ट चीज़ हो गई हमारा डिशवॉशर, जिसको रेगुलरली एटलीस्ट 1 टाइम तो मैं यूज़ करती हूँ दिन में। 24 आवर्स में मिनिमम 1 टाइम यूज़ होता है। तो वैसे तो बाहर से तो हम क्लीन करते रहते हैं, पर इसमें कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे डर्ट जमा होता है। तो मंथली मिनिमम 1 टाइम इसे इस तरह से डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका यहाँ पे अंदर की साइड पे एक पार्ट आता है जो आप निकाल सकते हो बाहर। बेसिकली ये है ना, जो बर्तन से कचरा जमा हुआ होता है ना, जो स्टिक हुआ होता है, वो सब यहाँ पे पानी निकलने के टाइम पे सब जमा हो जाता है। तो वैसे तो हम निकाल के ही रखते हैं, इतना कुछ कचरा रखते नहीं, पर थोड़ा बहुत भी होता है ना, वो यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो इसको बेकिंग सोडा और विनेगर से, पहले रेगुलर वाटर से गर्म पानी से वॉश कर लीजिए, फिर बेकिंग सोडा और विनेगर इस पे डाल दीजिए, और फिर हमारा जो किचन का जो रेगुलर डिश वॉश लिक्विड होता है, उससे थोड़ा-सा रब करके ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और फिर इसे वॉश करके अंदर डालना है। तो यहाँ पे कचरा हो तो उसे निकाल दीजिए। फिर इस तरह की टैब्स मिलती है हमें, डिश वॉशर क्लीनर वाली टैब, किसी भी तरह की जो आपके पास अवेलेबल हो उसे डाल दीजिए। तो यहाँ पे रेगुलर वाले में डालूँगी, और थोड़ा-सा अंदर की साइड में मैं डालूँगी बेकिंग सोडा भी। बेकिंग सोडा बहुत ही यूज़फुल होता है किचन क्लीनिंग के लिए, पर्टिकुलरली जो जितना कुकिंग में यूज़ होता है ना, उससे तो कई ज़्यादा ये किचन के क्लीनिंग में यूज़ हो जाता है। तो टैब तो मैंने डाल दी है, पर यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बेकिंग सोडा भी डाल दूँगी, इससे एकदम क्लीन हो जाए। यहाँ पे आप थोड़ा-सा चाहो ना तो 1 टू 2 टेबलस्पून जितना विनेगर भी डाल सकते हो। फिर आपके पास अगर साइकिल हो ना क्लीनिंग वाला, तो स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने रेगुलर साइकिल ही स्टार्ट किया। और रेगुलर जब आप क्लीन करो ना बर्तन, तो क्या करना है, विनेगर का यहाँ भी यूज़ होगा। ये जो रिंस एंड वाली टैब होती है ना, यहाँ पे थोड़ा-सा विनेगर डाल दीजिए। बर्तन आपके एकदम ड्राई क्लीन निकलेंगे, और कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो रिंस एंड का होता है ना, यहाँ पे डालना है ये विनेगर, बस ये रेगुलर साइकिल के लिए, और स्टार्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट आ गया हमारा पनीर बनाने के लिए। तो पनीर में कई लोगों को कई बार प्रॉब्लम होता है कि इतना अच्छा पनीर नहीं बनता। तो मिल्क ऑलरेडी बॉयल हो गया है, तो यहाँ पे मैंने लिया है 70% विनेगर और 30% पानी लिया है। तो पानी लेना है ना, उसमें मेन चीज़ है कि गर्म पानी लेना है, हॉट वाटर, रूम टेम्परेचर या ठंडा पानी नहीं लेना है। ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर पानी डालेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे ही डालेंगे ना, तो मिल्क का टेम्परेचर आ जाएगा डाउन, तो फिर आपका पनीर अच्छा नहीं बनेगा। जितना फैट प्रोटीन वाला पार्ट अलग होना है ना, वो इतना अच्छा अलग नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जैसे ही विनेगर डाला ना, तो ऐसा नहीं कि ज़ोर-ज़ोर से क्विकली फ़ास्ट-फ़ास्ट मिक्स करना स्टार्ट कर दो। इसको विनेगर डालने के बाद हमें थोड़ा धीरे-धीरे इसे प्रोसेस होने के लिए, जो केमिकल प्रोसेस होगी ना, उसके लिए हमें टाइम देना है पूरा। तो डालो, फिर धीरे-धीरे से इसे मिक्स करो, और वो पूरा प्रोसेस टाइम लेगा, और आपका पनीर एकदम अच्छे से फट जाएगा। मिल्क है वो। तो यहाँ पे मैंने डाला और एकदम धीरे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आगे
विनेगर डालना है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि जितना बनाया वो सब डाल दो, पहले थोड़ा-सा डालो फिर देखो, अगर अभी भी लगता है कि व्हाइट वाला पार्ट है मिल्क का, तभी और डालो और ये फिर इसे मिक्स करो। और जब ये ग्रीन वाला पार्ट दिखना स्टार्ट हो जाए ना, ग्रीन-ग्रीन कलर का वाटर, तो उसी वाटर को दूसरे वाले पार्ट पे डालते जाइए, ताकि जो भी फटना बाकी रह गया होगा ना मिल्क, वो फट जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट एकदम पनीर बन गया है। और धीरे-धीरे इस तरह से कलेक्ट करते जाइए, जहाँ लगा हो ना फटा, उस पे ये पानी डाल दीजिए। तो इस तरह से पनीर बनाएँगे ना तो सॉफ्ट भी बनेगा और बहुत सारा पनीर बनता है। जो प्रॉपर प्रोसेस होनी है वो हो जाएगी। और ये देखिए एकदम लचीला, एकदम सॉफ्ट वाला। तो पनीर ये बन गया, फिर इसे क्विकली डिस्कार्ड नहीं करना है पानी, इसे कवर करके 4-5 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। स्टोव तो ऑलरेडी बंद ही है और उसके बाद इसको पनीर को सेट करने के लिए रखिए। अब आगे की चीज़ है वो है, हम स्प्राउट्स बनाते हैं घर में, तो जनरली क्या करते हैं कि कपड़े की पोटली बना देते हैं फिर करते हैं। तो कई बार होता है ना कपड़े पे फंगस आ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई बार होता है कहीं कि पानी कम हो गया, कई बार ज़्यादा हो गया है तो फंगस आ जाने के चांसेस है। तो इस तरह की ट्रेज़ मिलती है ना, उसके ऊपर ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बहुत ही ईज़िली इस पे आप स्प्राउट्स बना सकते हैं और बहुत परफेक्ट भी बन जाते हैं। जैसे हम कपड़े में बनाते हैं उससे बहुत परफेक्ट बनते हैं ये। यहाँ पे फैला दिया और ऊपर टिश्यू पेपर को थोड़ा-सा वेट करके, मॉइस्चर चाहिए हमें, ड्राई नहीं हो जाना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। तो इनफ ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और 10 टू 12 आवर्स में इसे एक बार हमें वॉश करना है। 2 दिन भी आप रखो ना तभी अच्छा रहेगा। बहुत लंबे-लंबे स्प्राउट्स होंगे। और नीचे वाली जो ट्रे है ना उसमें भी थोड़ा-सा पानी भर लिया ताकि थोड़ा-सा इसे मॉइस्चर मिलता रहे। और 10 टू 12 आवर्स में एक बार वॉश कर लो, फिर से पानी चेंज कर लो और टिश्यू भी ऊपर का चेंज कर लो। तो इसमें इतना अच्छा स्प्राउट्स होता है ना, मुझे जब से मैंने स्टार्ट किया ना इसे यूज़ करना, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो मैंने सोचा शेयर कर लूँ। क्योंकि ये बहुत ही चीप प्राइस में भी मिल जाते हैं और दूसरे माइक्रोग्रेन्स करना होता है ना तब भी इस पे बहुत आसानी से हो जाता है। और अब नेक्स्ट पार्ट है घी बनाने के लिए। तो घी कई बार होता है ना, कई लोगों के घर में मैंने देखा है कि घी में से थोड़ी-सी स्मेल जैसी आती है, या फिर घी ऐसा नहीं बनता दानेदार जो बनना चाहिए। तो घी की शेल्फ लाइफ लंबी करने के लिए, उसमें से कोई बदबू भी ना आए या फिर ऐसी बैड स्मेल ना आए जो हमें पसंद ना आए, तो उसके लिए सबसे पहले तो जिस पॉट में बना है उसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच जितना, पहले तो इसे वॉश कर लीजिए, फिर इसमें 1 चम्मच पानी डालिए, उसके बाद बटर के पीसेस डालने हैं। बटर बहुत ही हीट सेंसिटिव होता है। अगर ऐसे ही बटर डालेंगे ना तो पॉट जैसे ही गर्म होगा ना तो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ भी कॉन्टैक्ट में आएगा। अगर पानी डाला होता है ना तो फिर बर्न नहीं होगा। तो बटर अभी मेल्ट हो रहा है, तब तक यहाँ पे जो वुडन के चॉपिंग बोर्ड्स हमारे होते हैं, वो यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है, पर क्या होता है ना ख़राब हो जाते हैं या फिर फट जाता है कई बार। तो इसे रेगुलरली ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से इसमें ऑयल इस तरह से स्प्रेड कर दो, तो शाइन भी रहेगी। और ये जो फट जाता है कई बार 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और बहुत ख़राब दिखता है कई बार। तो इस तरह से ऑयल करेंगे ना, ऑयलिंग इसका रेगुलर रूटीन में करते रहिए, तो बहुत परफेक्ट रहेगा और लंबे टाइम तक ये यूज़फुल होगा। और इसे भी वॉश करने के बाद क्विकली ड्राई कर लेना है। जिस तरह से हम लोग कास्ट आयरन के बर्तन को वॉश करो और क्विकली ड्राई कर लो। इसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ड्राई कर लो और फिर इसे रखो, तो कभी भी आपका चॉपिंग बोर्ड खराब नहीं होगा और फंगस और ऐसी चीज़ें फॉर्म होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं इस तरह से रखेंगे तो। तो ऑयल कर दिया है और इसको ऑयल को पूरा पीना होगा ना वुडन को, इस चॉपिंग बोर्ड को, तो उसको इस तरह से रख देंगे तो पूरा ऑयल ये सोक कर लेगा, तो एकदम सही रहेगा। तो बटर यहाँ पे बना रहे हो ना तब क्या करना है, एक स्पैचुला लेके इसके अंदर रख देना है। कई बार होता है ना ऊपर एकदम फॉग-फॉग हो जाता है ना, तो बर्न हो जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टीम अंदर जो फॉर्म होती है उससे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। इस तरह से स्पैचुला रख देंगे ना तो यहाँ से इसे स्पेस मिल जाएगी स्टीम को बाहर निकलने के लिए। और जो बैड स्मेल आती है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने 4 टू 5 दाने डाले हैं फेनुग्रीक सीड्स के, मेथी के। तो इसको डालने से प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, तो आपका घी की शेल्फ लाइफ भी लंबी हो जाएगी और इसमें से बैड स्मेल भी कभी नहीं आएगी, एकदम बहुत सही स्मेल आएगी। और कितना करना है, कितना गरम करना है, कई बार होता है ना कन्फ्यूज़न कि कितना इसको कुक करना है। तो आप
बॉटम थोड़ी-थोड़ी सी दिखने लग जाए ना, यहाँ पे बॉटम दिखनी स्टार्ट हो गई है और अंदर स्पैचुला रखे ना तो वो भी हमें दिखने लग जाएगा। तो इस स्टेज पे हमें स्टव को कर देना है बंद, क्योंकि अभी भी पॉट गरम है तो थोड़ी देर ये गरम रहेगा। उसके बाद ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो इसको हमें ड्रेन करना है। तो ड्रेन करते टाइम कपड़ा या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें रख देना है छन्नी पे, क्योंकि जो फ्रॉग वाला फ्रॉग बोल रही हूँ फ्रॉड वाला जो पार्ट होता है ना, व्हाइट वाला फॉगी-फॉगी ये ऊपर व्हाइट-व्हाइट जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, वो घी में नहीं जाने चाहिए। वो घी में जो जाएगा ना तो घी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए घी एकदम परफेक्ट बना है ना, जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो अलग ही है। तो इस तरह से कपड़े जो आपके पास धोती का कपड़ा हो या फिर पनीर बनाने वाला कपड़ा हो ना, उसको यूज़ कर लीजिए, तो एकदम प्योर तरीके से घी हो जाएगा। इसमें से छान सकते हैं अच्छे से और कभी भी घी में से बैड स्मेल नहीं आएगी और घी आपका एकदम सही रहेगा बहुत लंबे टाइम तक, कोई बैड स्मेल भी नहीं आएगी या फिर खराब भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट चीज़ है हम लोग परवल यूज़ करते हैं या फिर कैरट्स या नींबू, ऐसी चीज़ें हैं ना फ्रिज में रखो तभी कई बार ऐसे ड्राई जैसे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं कई बार, इतने फ्रेश नहीं रहते, इतने टाइट नहीं रहते। तो उसके लिए क्या करना है, पानी से वॉश कर लिया और फिर इस तरह की मेसन जार या फिर कोई भी ग्लास की जार हो, ग्लास की जार में रखिए, प्लास्टिक में बने जितना पॉसिबल उतना ना रखो। तो ग्लास की जार में मैंने भर लिए हैं मेसन जार। मेसन जार बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाती है सीज़न में अक्टूबर-नवंबर में, और इसमें पानी डाल दिया। फिर 1-2 दिन के बाद इसे पानी को डिस्कार्ड करके पानी चेंज कर दीजिए। अगर ये 1 वीक तक रहने वाला हो तो 2 दिन के बाद पानी चेंज कर लीजिए, तो एकदम फ्रेश रहेंगे, एकदम अभी लाए हो ना बाहर से ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो जाएँगे। अब नेक्स्ट चीज़ है दही बनाने के लिए। तो मिल्क को मैंने गरम कर लिया है और 1 लीटर मिल्क में 1 टू 2 टेबलस्पून जितना मैं डालती हूँ मिल्क पाउडर, और मिल्क का टेम्परेचर आ गया है ल्यूकवार्म। तो यहाँ पे दही लिया है तो दही को हमें पहले अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरह से दही को फेंट लेंगे ना तो मिल्क के कॉन्टैक्ट में अच्छे से आएगा। तो दही जो थिकनेस हमें चाहिए ना, दही ठीक वाला, वो इससे बहुत परफेक्ट आएगा। वैसे ही चंक्स ही डाल देंगे ना तो इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं आएँगे। इस तरह से थोड़ा फेंट के डालेंगे ना तो अच्छे से कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। मिक्स अच्छे से हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे ग्रीन चिली डंठल के साथ डालनी है। तो ग्रीन चिली डाल के इस तरह से बनाएँगे ना तो दही आपका कभी भी स्लाइमी नहीं बनेगा। हाँ, बीच-बीच में इसका जो मोड़वन है वो उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। महीनों तक एक ही करेंगे तो स्लाइमी होता है, पर इस तरह से ग्रीन चिली डालेंगे ना तो एकदम जैसे दही को कट कर सके ना ऐसा दही बनेगा। और इसे कवर कर दिया है, पर इसे एयर टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया फ़ॉर्म होता है उसे प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर ऊपर का ढक्कन थोड़ा-सा लूज़ होगा ना, तो बाहर की एयर अंदर जाएगी तो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। तो इसको इस तरह से एल्यूमीनियम फ़ॉइल से कवर कर देंगे, तो एकदम एयर टाइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है ब्रेड। तो हमारे घर में कई बार ब्रेड्स आती है तो फिर एवरी टाइम तो सभी ब्रेड यूज़ नहीं हो जाती है। कई बार होता है ना कि यहाँ से तो कॉस्को में से लाते हैं तो 2 पैकेट्स बड़े आ जाते हैं और फिर समटाइम्स तो यूज़ हो जाती है, पर हमारे घर में इतनी ज़्यादा ब्रेड नहीं खाई जाती। तो कॉस्को में से प्राइस में अच्छा रहता है, बाकी के स्टोर में लाए उससे। तो फिर ब्रेड जब भी बच जाती है ना तो इस तरह से क्या करना है, ब्रेड को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेंगे पहले लंबे, और जितने साइज़ के चाहिए उस तरह के क्यूब्स में। तो बेसिकली क्रूटन्स बनाऊँगी मैं यहाँ पे, जो ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और सूप और ऐसी चीज़ों के साथ तो बहुत ही यम्मी लगते हैं। या फिर इसका क्रूटन्स बना लो तो फिर उसको स्टोर भी कर सकते हो रूम टेम्परेचर में कई दिनों तक, और इसका ब्रेड क्रम्ब्स भी बना सकते हो। तो कई सारे कोफ्ता और ऐसी चीज़ें में यूज़ करना हो तो इसको ग्राइंड कर लो फिर यूज़ कर लो। तो यहाँ पे मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं और यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। इसमें आप चाहो ना तो पिज़्ज़ा सीज़निंग डाल दो, तो बाकी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास अभी पिज़्ज़ा सीज़निंग है नहीं तो मैंने गार्लिक पाउडर डाल दिया, साथ में पार्सले, थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर, लाइटली सॉल्ट डालूँगी क्योंकि ये अनसॉल्टेड है बटर, इसमें सॉल्ट है नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा सॉल्ट डालूँगी। वैसे ब्रेड में होगा सॉल्ट, पर थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहो ना तो थोड़ा-सा ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो। तो बस ये रेडी हो गया। ओवन को मैंने 300 डिग्री फ़ारेनहीट पे ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया है।
अब जो ब्रेड के क्रम्स हैं ना उसके ऊपर इसको हम डाल के अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना चाहो ना ऑयल तो भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे कोट कर लिया है। अब ओवन में जाने वाली कोई ट्रे ले लो, उसके ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर डाल दिया है, उसको फैला देंगे अच्छे से और इसको 300 डिग्री फ़ारेनहीट पे हमें रखना है, अराउंड 7 टू 8 मिनट्स मुझे लगे। आप इसे चेक कर सकते हो, थोड़ा-सा ड्राई होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर इसे निकाल लेना है और फिर रूम टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद उसको आप स्टोर कर सकते हो, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, एकदम क्रिस्पी हो जाएँगे। तो ब्रेड बच गई हो और उसको क्या यूज़ करें तो ये परफेक्ट है। ऐसे भी चाय या ऐसी चीज़ों के साथ कुछ मन हल्का-फुल्का सा कुछ खाने का मन कर जाए ना, तो एक बाउल में थोड़ा-सा ले लो, फिर हो गया एकदम। तो इस तरह से स्टोर इस बार तो मेरे पास पूरा 1 ब्रेड का पैकेट बच गया था, तो फिर मैंने पूरे पैकेट का बना दिया। जब विंटर की सीज़न आएगी ना, तो क्रोटन्स सूप के साथ बहुत परफेक्ट जाएगा। ब्रेड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही यम्मी टेस्टी लगते हैं। फ्लेवर में आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कम-ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 300 डिग्री फ़ारेनहीट पे रखा था 7 टू 8 मिनट्स तक और इसे थोड़ा-सा फैला के रखिए और बीच में 1-2 बार इसे मिक्स कर दीजिए ताकि नीचे वाला पोर्शन भी ऊपर आ जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी सभी डायरेक्शन में से, सभी पार्ट और बहुत दिनों तक ये फ्रेश रहेगा। अब नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे मैंने 1 ग्लास रूम टेम्परेचर पानी लिया है, रेगुलर वाटर और उसके अंदर डाला है मैंने 1 स्पून जितना शुगर, व्हाइट शुगर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम शुगर को कर लेना है डिज़ोल्व। बस तो ये रेडी हो गया पानी, इस पानी का यूज़ करेंगे इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए। हमारे घर में जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, जो बड़े-बड़े पत्तों वाले होते हैं ना, जिसके लीव्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं, उसको अच्छा खासा पानी चाहिए होता है और ये मेरा प्लांट है ना, उसके लीव्स आप देख सकते हैं ना, एकदम जैसे एनर्जी नहीं हो इस तरह से पूरे जमी लाइक एकदम झुके-झुके जैसे हैं। तो इसको क्या करना है, इस तरह से पानी देंगे शुगर वाला तो फ्यू आवर्स के अंदर ही ये ऐसे पूरे एनर्जी के साथ ऐसे खड़े हो जाएँगे। तो ये बहुत ही पर्टिकुलरली डीज़ प्लांट के लिए, पीस लिली के लिए बहुत ही यूज़फुल है। मैंने यहाँ पे पानी डाला 2-3 आवर्स के बाद इसे देखेंगे ना पूरा 1 ग्लास भर के इसमें डाल दिया। पॉट अच्छा खासा बड़ा है। तो 2-3 आवर्स के बाद ही आप देखेंगे ना तो ये अराउंड 2 आवर्स ही हुए अभी और देखिए पत्ते पूरे अभी खड़े होने स्टार्ट हो गए हैं ये और बस इतना ही आज के व्लॉग में व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है ऑलरेडी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।